नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। समाचारों में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने बुधवार को दी किसानों को बड़ी राहत। किसानों के लिए 3 लाख तक के ऋण पर 1.5% ब्याज की छूट को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों का बोझ नहीं बढ़ने देगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रमुख फसलों के चौथे अग्रिम अनुमान किए जारी। कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों और किसानों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का नतीजा। देश में रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। कहा कि कृषि विभाग को आवंटित 7,263 करोड़ रुपए के बजट में से 2,501 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं स्वीकृत। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए चला रही है योजनाएं। बागवानी किसान मिशन MIDH योजना के तहत तालाब, नलकूप, कुएं पर अनुदान के लिए मांगे गए आवेदन राज्य के 40 जिलों के लिए लक्ष्य किए जारी। किसान पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज पर ब्याज दरों में सहायता राशि की योजना को मंजूरी दी गई है। साल 2022 से 2025 के बीच इस पैकेज के तहत 34,856 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले लोन पर ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। गौरतलब है कि पूरी दुनिया पर महंगाई दर पर दबाव के बीच हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को पहले की तरह 4% की दर पर कर्ज मिलता रहेगा और बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नुकसान भी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो किसानों को मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड पर, इस पर 3 लाख रुपए का लोन किसान को मिलता है। 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बाकी ब्याज दर से कम होता है। अगर किसान सही समय पर इसका भुगतान करता है तो उसको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, तो किसान को मात्र 4% ही ब्याज देना पड़ता है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2.5 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले किसानों को 3.13 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC जारी किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 3.13 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इसका टारगेट था हमारा 2 करोड़ 50 लाख। ये 2013-14 में 7,30,000 करोड़ था जो बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपया हुआ है। तो आप कल्पना कीजिए जहां मछुआरे और पशुपालक जोड़े उसका लाभ भी मिला और किसानों को बाकी लाभ भी मिला है। और यही नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, किसानों के लिए तो हमने जो दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर पिछले साल
अगर ये वित्तीय वर्ष अगर आप देखेंगे तो पिछले साल अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया खाद की सब्सिडी थी तो हमने इस साल बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन किसान के ऊपर हमने बढ़ती हुई खाद के दामों का बोझ नहीं पड़ने दिया, भारत सरकार ने ही वहन किया है। इसी तरह से ही इंटरेस्ट सबवेंशन भी जारी रहेगी और लोन भी जारी रहेंगे। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सुरेश पॉल ने कहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण एक तरह से उपलब्धि है वो किसानों को ऋण का उपलब्ध कराना है, सस्ती दरों पे समय से उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिए गए हैं और उसमें उन्होंने न केवल खेती करते हैं जो किसान, बट जो मछुआरे हैं, जो पशुपालक हैं, उनको भी केसीसी के अंदर लाया गया है। तो क्रेडिट में कवरेज भी बढ़ा है और इंटेंसिटी भी बढ़ी। इंटेंसिटी का मतलब है कि जितना ऋण किसान उसमें लेते हैं, तो दोनों तरफ से इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। लेकिन आज का जो फैसला है वो किसानों को जो एक ब्याज की दर है उसको उनकी जो रीच है उसके अंदर ही रखने का फैसला किया गया। अभी जो इसकी इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज की दर है वो 7% उसमें से करीब 3% का जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। अगर वो टाइमली पे कर दें तो उसको छूट मिलती है किसानों को। तो एक तरह से किसानों को केसीसी के ऊपर जो लोन मिलता है 3 लाख तक, उनको केवल 4% ब्याज दर पर मिल जाता है, जबकि मार्केट में देखा जाए ये 24 और 36% तक जाता है। अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो ये एक तो किसानों का कवरेज बढ़ाएगा, दूसरा उस पर जो ब्याज की जो एक तरह से मार पड़ती है उसमें भी बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलेगी। अभी हाल में क्या हुआ है कि जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, तो उससे क्या होता है कि जो रिटेल बैंकिंग में लैंडिंग रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट है वो बढ़े, हाउसिंग लोन में बढ़ा है, बाकी तो इनके बढ़ाने से क्या होगा कि जो क्रेडिट थे केसीसी के ऊपर जो लोन दिया जाता था उसके ऊपर भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता, तो उसका भार किसानों पे ना पड़े, उनका इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। तो ये सरकार ने छूट दी है करीब 1.5% किसानों को। जो ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उस भार को सरकार अपने स्वयं उसको वहन करेगी और ये पास ऑन करेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक को। तो किसान जितना अभी तक ब्याज दर देते रहे हैं 4% मैं कहता हूं जो इफेक्टिव है वही उन पर रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, किसानों को इसमें राहत मिलेगी। किसान लोन को अवेल कर रहे हैं और टाइमली उसका रिपेमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। मार्केट में अगर उनको 3% का जो एक तरह से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, छूट मिलती है, वो अपने आप में बड़ी छूट है। 4% पे उनको मिल रहा है, जबकि देखा जाए जो बाकी अल्टरनेट सोर्सेज हैं, उनके फ्रेंड हैं या साहूकार हैं, उनसे लेते थे 24-36% तक वो जो है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता था। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि कृषि के क्षेत्र में कृषि ऋण की है, जो किसानों को कम ब्याज पे समय से उनको मिलता है। और केसीसी ऐसे एक तरह से ऐसा कार्ड है कि वो जब भी चाहें इसमें लोन लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं फसलों के उत्पादन के लिए और उसके बाद में उसको टाइमली रिपेमेंट करते हैं। और हरियाणा और केंद्र सरकार एक ओर जहां किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नित नई योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक सहयोग और ज्यादा मुनाफा भी दिलवा रही है, जिसको लेकर किसानों, खासकर मछली पालक और पशुपालकों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। अलग अलग गांव के मछली पालक और पशुपालकों में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसान सरकार का इसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। फिशरिंग के ऊपर, पशुपालन के ऊपर जो कि ब्याज दर 4% था और कम करके 2.5% कर दिया है और 1.5% कम हो गया और सभी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। जी बहुत ਵਧੀਆ फैसला जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4% ਵਿਆਜ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ 2.5% मतलब ਵਿਆਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। फैसला ले रही है सरकार, बहुत ਵਧੀਆ मतलब ਸਕੀਮ है जी, छोटे किसानों वास्ते सही है जी। पहला 4% ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 2.5% ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ है। तो किसाना खातर, सब खातर भी, छोटे किसाना खातर ठीक है। 4% से घटा के 2.5% ब्याज का जो उन्होंने फैसला लिया है
और मैं चाहता हूँ ये सभी मान लो भारतवासियों के लिए एक अच्छा मान लो फैसला कह सकते हैं और अच्छा अवसर है, जिससे कि आम किसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपना जो लोन लेके और उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था, अब 2.5% के अकॉर्डिंग कम से कम आधा ही मानो जो उसको ब्याज देना पड़ेगा और उसको जो ब्याज की या पैसा रिटर्न करने की जो चिंता कम रहेगी। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ष 2021-22 के संबंध में प्रमुख फसलों के चौथे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। देश में रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो 2020-21 के दौरान पैदा होने वाले खाद्यान्न की तुलना में 4.98 मिलियन टन अधिक है। चावल, मक्का, चना, दलहन, सफेद सरसों और काली सरसों, तिलहन और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों और किसानों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का नतीजा है। और चौथे अग्रिम अनुमान जो जारी किए गए हैं वो आपको बता दें कि खाद्यान्न में 316 की इसमें मिलियन टन की रिकॉर्ड उत्पादन जारी की गई है। चावल के कुल उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं गेहूं का कुल उत्पादन 107 मिलियन टन होने का अनुमान है और पौष्टिक अनाज, मोटे अनाज का कुल उत्पादन 51 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन 28 मिलियन टन होने का अनुमान है। तिलहन का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 38 मिलियन टन होने का अनुमान है और मक्का 33.62 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन दलहन और 27.69 मिलियन टन का अनुमान है। अरहर 4.34 मिलियन टन और चना 14 मिलियन टन और तिलहन 38 मिलियन टन। मूंगफली 10 मिलियन टन, सोयाबीन 13 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। गन्ने का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 432 मिलियन टन होने का अनुमान है और कपास का 31.20 मिलियन टन, गांठों का वजन 170 मिलियन टन, जूट और मेत्सा 10.32 मिलियन टन गांठों के उत्पादन का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वित्तीय वर्ष के चतुर्मास प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को जल्द योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष कृषि विभाग को आवंटित 7,263 करोड़ रुपए के बजट में से 2,501 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से 1,335 करोड़ रुपए व्यय में किए जा चुके हैं, जो कुल बजट का लगभग 34% है। उन्होंने कहा है कि किसानों को समय से बीज और उपकरणों पर सब्सिडी समय से मिल सके, इसका निर्देश सभी जिले के अधिकारियों को दिया गया है। पिछले वर्ष चुनाव के कारण जिन किसानों तक सब्सिडी नहीं पहुंच सकी थी, उन्हें भी जल्द दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप के लिए राज्य से 10,016 आवेदन मांगे जा चुके हैं। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही उनका सत्यापन कर दिया जाए, जिससे उसे सब्सिडी के लिए आगे बढ़ाया जा सके और समय से किसानों को सब्सिडी की व्यवस्था की जा सके। फसल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि किसानों के पास सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के तहत जल स्रोतों के सृजन के लिए तालाब, नलकूप, कुएं पर अनुदान हेतु आवेदन मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा जल स्रोतों के सृजन के लिए तालाब, नलकूप, कुएं के लिए राज्य के 40 जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि किसानों को आधुनिक खेती के बारे में समझाया जा सके। एक ऐसा ही आयोजन कृषक महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया गया ताकि महिला किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों को समझाया जा सके। पेश है हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये रिपोर्ट। देश भर में आजादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि किसानों को खेती की बारीकियों के प्रति जागरूक किया जा सके। उत्तर प्रदेश रायबरेली के कृषि विज्ञान केंद्र में भी कृषक महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य खेती में तकनीक के साथ ही अन्य संभावनाओं के साथ जोड़कर उन्हें और अधिक सशक्त बनाना शामिल है। हम इनको कृषि तकनीक की जानकारी देंगे। जितने भी हमारे ये विशेषज्ञ आए हैं, ये इन्हीं में से ही किसानों के बीच की ही महिलाएं हैं जो अपना अपना रोजगार कर रही हैं। कोई एनजीओ के माध्यम से सीखी हैं, कोई उद्यान विभाग से सीखी हैं, कोई हमारे कृषि विज्ञान से सीखी हैं, तो कोई इसीलिए इनको बुलाया है कि ये महिलाओं को बताएं कि कैसे आय को दुगनी कर सकते हैं और कैसे अपने समय का सदुपयोग करके अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब 4 पैसे आते हैं तो व्यक्ति अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर उसे खर्च करता है और अपनी जीविका अर्जन में उसकी भागीदारी होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के इस कार्यक्रम में लगभग 250 महिलाओं ने भाग लिया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कृषि से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए। महिला कृषक को खेती के आधुनिक तरीके सिखाए गए। इस बात पर बल दिया गया कि कैसे वो खेती से खुद को आत्मनिर्भर बना सकती है। हमारे देश की जड़ है किसान, और ये महिलाएं जो किसान को पुरुष शब्द से जोड़ा जाता है कि किसान केवल पुरुष की नज़र में देखा जाता नहीं, लेकिन किसान में खेती का काम अधिकतर 90% काम हमारी महिलाएं करती हैं। चाहे रुपाई हो, चाहे गुड़ाई हो, अधिकतर उसकी परवरिश जो खेतों की होती है, अनाज की होती है, वो हमारी महिलाएं करती हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आज इन महिलाओं को वो मुकाम, वो मौका दिया जा रहा है। हमारी महिलाएं अब जो धीरे धीरे हमारी कृषि ने भी बहुत आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, तकनीक आ गई है, नई तकनीकें आ गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो महिलाएं हैं जो कृषि में अपना योगदान दे रही हैं, उन्हें भी आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, उन्हें जागरूक किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादों में वृद्धि कर सकें, अपने घर की आय में वृद्धि कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा कुंवर ने बताया कि अमृत सप्ताह के उपलक्ष्य में कृषक महिलाएं खेती में बदलते हुए आयामों से परिचय कराने के उद्देश्य से सरकार की मंशा के अनुरूप इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर दी गई जानकारी कृषक महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वैसे भी कृषि क्षेत्र में 70% कार्य महिलाओं के ऊपर निर्भर होता है, इसीलिए इनको समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए ताकि कम पैसे और कम परिश्रम में किसानों को अधिक लाभ मिल सके और कृषक महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। सुधीर त्रिपाठी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि से संबंधित 75 विभिन्न तरह की बहुउपयोगी व्याख्यान मालाओं का समापन हुआ। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर RC अग्रवाल से। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय उच्चतर कृषि शिक्षा परियोजना के जरिए 75 विभिन्न तरह की कृषि व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2022 को ये व्याख्यानमाला शुरू हुई और 17 अगस्त 2022 को इनका समापन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इन कृषि व्याख्यान मालाओं से भविष्य में कृषि क्षेत्र और कृषि शिक्षा में किस तरह का बदलाव होगा और किसानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कृषि तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि स्तर की जानकारी देश में समाहित होगी। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल। कृषि शिक्षा की बात करें, आपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 अलग अलग तरह के वेबिनार आयोजित किए गए। इन वेबिनारों का क्या भविष्य में फ़ायदा होगा? इनका बहुत सारा फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा मैं इसका बताऊंगा, इसकी हमने रिपोजिटरी बनाई है और 75 लेक्चर्स जिनका समापन अभी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया। ये हमारा ICAR की वेबसाइट पर सारे के सारे 75 लेक्चर हमारे उपलब्ध हैं। एक कृषि पोर्टल है हमारा, उस पर भी उपलब्ध हैं। तो बच्चों के लिए आगे आने वाले समय में कभी भी वो इन लेक्चर्स को सुनना चाहें सुन सकते हैं और
विभिन्न जानकारी जो कि हमने इन लेक्चर्स में ली हैं उनको कभी भी सुनकर अपना एक नॉलेज अपनी एनहेंस कर सकते हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना और विश्व बैंक का इससे क्या संदर्भ है? ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन विश्व बैंक का है और 50% भारत सरकार का है। कौन कौन से मुख्य ऐसे एजेंडे हैं जो कृषि विकास और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्लोबली कंसर्न में फायदेमंद रहे? बहुआयामी विषय पे हमने इन वेबिनार्स को किया है। जैसे आपका कृषि से संबंधित जो हमारा शोध है उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने अपने देश के वैज्ञानिकों का और विदेश के एक्सपर्ट्स का इसमें लेक्चर करवाया। उसके अलावा बहुत सारे पॉलिसी से संबंधित, जैसे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का एक लेक्चर हमने इसमें करवाया। कोविड से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, योग से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित और बहुत सारे इकोनॉमिक्स से संबंधित, और हमने कुछ मंत्री गणों के भी इसमें लेक्चर्स करवाई हमने। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल, जिनका मानना कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 75 वेबिनारों में देश के विभिन्न क्षेत्रों के जाने मानी शख्सियतों का न केवल विचार संकलित किए गए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि से जुड़ी प्रतिभाओं और प्रतिष्ठाओं के साथ साथ संस्थानों को जोड़कर भारत में कृषि विकास किस तरह और भारत के कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग किस तरह बढ़े, इसको लेकर भी चिंतन और मनन हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देख लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले 12,85,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 57,91,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। बुधवार को मंडियों में बहुत कम उतार चढ़ाव देखा गया। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्ट नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बुधवार को बाजरे का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपए। राज्य की दहेगाम मंडी में 16 अगस्त को बाजरे की खरीद 2,312 रुपए पर हुई। 17 अगस्त को यहाँ इसका भाव 28 रुपए बढ़कर 2,340 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 16 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 2,010 रुपए हो गया। यही की फतेहाबाद मंडी में बाजरे के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 16 और 17 अगस्त को बाजरा बिना किसी बदलाव के 1,950 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की खरीद दर्ज हुई। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 16 अगस्त को मसूर का भाव रहा 7,200 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 7,210 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं राज्य की गाजीपुर मंडी में भी मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 16 अगस्त को इसका भाव रहा 7,600 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 1,000 रुपए की भारी बढ़त के बाद 8,600 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 17 अगस्त को मसूर का भाव 20 रुपए बढ़कर 6,760 रुपए से 6,780 रुपए हो गया।
जबकि यहीं की मेहरौनी मंडी में इस दौरान मसूर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अगस्त को मसूर का भाव बिना किसी फेरबदल के 6,100 रुपए पर टिका रहा, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बुधवार को मसूर का भाव रहा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। एनआईए ने आज जम्मू, कठुआ, सांबा, डोडा समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी फैसल मुनीर मामले में हुई है। फैसल मुनीर को जम्मू पुलिस ने हाल ही में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा था। टेरर फंडिंग नेटवर्क को लेकर एनआईए की जम्मू और आसपास के इलाकों में छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बुधवार को लश्कर का एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया है कि आतंकी पुलिसकर्मी से राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आतंकी को मार गिराया। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं के शुभारंभ का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। बुधवार को भुगतान करने के कुछ घंटों के भीतर ही स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल के निजी सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को आसनसोल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश कोयला उत्पादन बढ़ाने के साथ आयात निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बन रहा है। राजधानी नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय द्वारा 16 कोयला खदानों के लिए सफल बोलीदाताओं के साथ करार किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के आयोजन में आने वाली दिक्कतों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में एक अज्ञात अपराधी ने एक सब्जी विक्रेता की 16 साल की बेटी को गोली मार दी। छात्रा के गले में गोली लगी, जिसके बाद आनन फानन उसे घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,608 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,251 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 208.95 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।